नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल दिव्य राज क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं रोहित सामुता, मेरे बारे में और अधिक आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान इतिहास सीरीज और राजस्थान इतिहास सीरीज का अगला वीडियो लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय। उसके बाद अगला वीडियो आएगा राजस्थान का एकीकरण। आज अपन पढ़ेंगे कि देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ, विलय में किन किन लोगों ने सहयोग किया, कैसे कैसे सहयोग किया, कौन सा विभाग बनाया गया विलय करने के लिए। तो ये सब जानकारियां आज आपको इस वीडियो से प्राप्त होंगे। यह टॉपिक आरएस एग्जाम्स, आरपीएससी से लगने वाली स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे एलएसए, फार्मासिस्ट, अन्य विभागों के एग्जाम्स जो अधीनस्थ चयन बोर्ड लेता है, साथ ही साथ पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक आदि अनेकों एग्जाम्स में इस टॉपिक में से कम 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को समाहित करके कई किताबों का सार एकत्र करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो शुरू करते हैं देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय। जब विलय किया उससे पहले यानी एकीकरण से पहले भारत और राजस्थान की क्या स्थिति थी। भारत में 562 रियासतें थी और कुछ के अनुसार 565 रियासतें थी तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। किसमें? भारत में कुल 562 रियासतें तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। एकीकरण से पहले राजस्थान की बात करें तो 19 रियासतें थी, 3 चीफशिप या ठिकाने थे जिनके नाम हैं कुशलगढ़, नीमराणा और लावा। कुशलगढ़ ठिकाना सबसे बड़ा ठिकाना था तथा लावा ठिकाना सबसे छोटा ठिकाना था। याद रखना आपको कि राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और ठिकाने कौन कौन से थे, कौन कौन सी रियासतें थी। इसके लिए रियासतें कौन कौन सी थी उसके लिए मैंने अभी एक ट्रिक बनाई है जिसके तहत अभी 2 मिनट में आपको सभी की सभी 19 रियासतें याद हो जाएंगी आसानी से। तो 19 रियासतें थी, 3 चीफशिप यानी ठिकाने थे कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना और लावा सबसे छोटा ठिकाना तथा एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। 19 रियासतों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है और 3 छोटी छोटी ट्रिकों में 19 रियासतों को समाहित किया है। पहली ट्रिक है ABCD। ये ट्रिक अपने आगे भी काम आएंगी। 3 ट्रिक इसलिए बनाई है कि जब एकीकरण पढ़ेंगे तो एकीकरण के विभिन्न चरण होंगे, उन चरणों में रियासतों का विलय हुआ था और उन विलय के आधार पर ही कि कौन सी रियासतों का विलय कौन से चरण में हुआ था, उस आधार पर इन ट्रिकों को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले ट्रिक है ABCD। A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। पहली ट्रिक में 4 राज्य हैं, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। दूसरी ट्रिक बनाई है मैंने, किशन प्रताप शाह झाला को
बूंदी के डूंगर में बांस टोकरी लेने भेजा। एक बार फिर से सुनिए, किशन प्रताप शाह झाला को बूंदी के डूंगर में बांस टोकरी लाने भेजा। बहुत ही सिंपल है, 2-3 बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगी। अब देखिए इसमें किशन का क्या मतलब है। किशन फॉर किशनगढ़, प्रताप प्रतापगढ़, शाह का शाहपुरा, झाला झालावाड़, को कोटा, बूंदी सीधा ही बूंदी है, डूंगर यानी डूंगरपुर, बांस बांसवाड़ा और टोकरी का मतलब है टोंक। 9 राज्यों की एक ट्रिक है, किशन प्रताप शाह झाला को बूंदी के डूंगर में बांस टोकरी लाने भेजा। तीसरी ट्रिक है, उधर जय सिंह जो बीजे, जो अपनी जो खेती होती है उसके आधार पर ऐसे याद करने के लिए बनाया है कि उधर किशन सिंह या जो जय सिंह सॉरी उधर जय सिंह जो बीजे, यानी जो बीज रहा था कब, जब किशन प्रताप शाह झाला को बूंदी के डूंगर में बांस टोकरी लेने भेजा तो उधर जय सिंह जो बीजे, तो उधर का मतलब है उदय सिंह, उधर सॉरी उदयपुर, जय जयपुर, सिंह सिरोही, जो जोधपुर, बीकानेर और जय का मतलब है जैसलमेर। तो इस ट्रिक में है 6 राज्य, 4 + 9 + 6 19 राज्यों की ये छोटी सी एक ट्रिक है। 3-4 बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। नोट लगा के एक लिख रखा है कि राजस्थान को उस समय राजपूताना कहते थे। किस समय? सन 1858 से 1947 के मध्य राजस्थान को राजपूताना नाम से पुकारा जाता था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या जिसको कहते हैं अपन माउंटबेटन योजना या उसी का नाम है 3 जून योजना, यानी भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए जो अधिनियम बनाया था उस समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसी के नाम पर बनी है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। 3 जून को पारित की थी, इसलिए इसका नाम है 3 जून योजना। क्या है इसमें, अपन को क्या पढ़ना है यहाँ कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा है 8, उस धारा 8 के अनुसार क्या कहा गया। पहला पॉइंट है कि भारत व पाकिस्तान 2 राष्ट्र होंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में कहा गया कि भारत व पाकिस्तान 2 राष्ट्र होंगे, यानी भारत का जब विभाजन किया जाएगा तो उससे 2 राष्ट्र होंगे, एक भारत होगा दूसरा पाकिस्तान होगा। दूसरा पॉइंट, समस्त देशी रियासतों पर से ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा समस्त देशी रियासतों पर से ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी और संपूर्ण अधिकार देशी रियासतों के पास ही रहेगा। और तीसरी, देशी रियासतें इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में विलय करें अथवा स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रहें, यानी देशी रियासतों को पावर दिया गया, शक्ति दी गई, अधिकार दिया गया, उनकी इच्छा का पालन किया गया, या उनको इच्छानुसार कहा गया कि आपको या तो भारत में शामिल हो सकते हो, अपनी इच्छा से पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, या फिर आप स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रह सकते हो। आगे है फिर देशी रियासतों की आपसी गठन की कार्यवाही। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद उसके कुछ सालों पहले से ही छोटी रियासतें चिंतित हो गई थी कि वो मिलके एक बड़ी रियासत बनाए,
या बड़ी रियासत में मिल जाएं, ऐसा उनके सामने प्रस्ताव आ रहे थे। तो देशी रियासतों की आपसी गठन की कार्यवाही क्या हुआ? नोट लगा के लिखा है कि देशी राजा, जितने भी देशी राजा थे वो सब के सब नरेंद्र मंडल के रूप में संगठित थे। पूछा जा सकता है कि देशी राजा उस समय किस संगठन के तहत संगठित थे या किस मंडल के तहत संगठित थे? तो वह है नरेंद्र मंडल। और नरेंद्र मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष थे भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां। और हमीदुल्ला खां पाकिस्तान में जाने के लिए उत्सुक थे तथा समस्त राजपूताने की रियासतों को भी पाकिस्तान में मिलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उन भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां ने पाकिस्तान के संस्थापक तथा मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि पाकिस्तान की सीमा के पास लगने वाले जो भी राज्य हैं उनका पाकिस्तान में विलय कर दिया जाए। और कौन सी थी? बड़ौदा, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर रियासतें पाकिस्तान का अंग बन जाएं, ऐसे इन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना के तहत ही भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां ने धौलपुर नरेश महाराज राणा उदयभान सिंह को भी इस योजना में शामिल कर लिया। एक बार फिर से सुन लीजिए कि भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां पाकिस्तान के संस्थापक मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य बड़ौदा, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर रियासतों को पाकिस्तान में मिला लिया जाए। तो भोपाल नवाब ने धौलपुर नरेश महाराज राणा उदयभान सिंह को भी इस योजना में शामिल कर लिया। आगे क्या हुआ? धौलपुर नरेश उदयभान सिंह ने जोधपुर नरेश हनुवंत सिंह, उदयपुर नरेश भूपाल सिंह तथा जयपुर नरेश जय सिंह से संपर्क किया। संपर्क क्यों किया? ताकि उनको भी पाकिस्तान में मिलने के लिए सहमत किया जा सके। धौलपुर नरेश उदयभान सिंह ने जोधपुर नरेश से, उदयपुर नरेश से तथा तत्कालीन जयपुर नरेश से संपर्क किया कि उनको पाकिस्तान में मिला लिया जाए। जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह ने भूपाल सिंह को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए एक पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा? जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह ने उदयपुर महाराजा भूपाल सिंह को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए एक पत्र लिखा। उस पत्र के प्रत्युत्तर में महाराणा भूपाल सिंह ने लिखा। और क्या लिखा? देखिए, मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी थी। यदि वे थोड़े भी डगमगाए होते तो हमारे लिए हैदराबाद जितनी ही रियासत छोड़ जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया और न मैं करूंगा। मैं तो हिंदुस्तान के साथ हूं, अर्थात मैं अपना राज्य हिंदुस्तान में भारतीय संघ में विलय करूंगा। ये कहा महाराणा भूपाल सिंह, तत्कालीन उदयपुर महाराजा ने। किसको लिखा प्रत्युत्तर? जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह को लिखा कि मैं भारत संघ में विलय होने के लिए, सम्मिलन के लिए तैयार हूं। आगे देखिए, फिर रियासतों के भारतीय संघ में
विलय के लिए एक संस्था स्थापित की गई, एक संस्था का गठन किया गया। कौन सी संस्था का गठन किया गया? इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है कि वो कौन सी संस्था थी जिसका गठन रियासतों के भारतीय संघ में विलय के लिए किया गया। उसका गठन कब किया गया, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया तथा सलाहकार व सचिव किनको नियुक्त किया गया। तो देखिए, विलय के लिए रियासती विभाग, रियासती सचिवालय का गठन किया गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, रियासतों के भारतीय संघ में विलय के लिए रियासती विभाग या रियासती सचिवालय का गठन किया गया। भारत की अंतरिम सरकार ने 25 जून 1947 को इसके गठन का निर्णय लिया था, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। यानी रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। रियासती सचिवालय का अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सलाहकार व सचिव नियुक्त किया गया वीपी मेनन को। वीपी मेनन इससे पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार पद पर कार्यरत थे। एक बार फिर से सुन लीजिए, रियासती विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को तथा सलाहकार व सचिव नियुक्त किया गया वीपी मेनन, जो पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार पद पर कार्यरत थे। रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजाओं के नाम एक वक्तव्य प्रकाशित करवाया और उस वक्तव्य में लिखा कि देशी राज्यों को नए संघ शासन में सम्मिलित होकर एकता को बनाए रखने तथा 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारतीय संघ में शामिल होने की अपील की गई। क्या अपील की और किसने अपील की? रियासती विभाग, रियासती सचिवालय के तत्कालीन अध्यक्ष और एक मात्र अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने राजाओं के नाम एक वक्तव्य प्रकाशित करवाया और उसमें लिखा कि देशी राज्यों को नए संघ, भारत संघ में 15 अगस्त 1947 से पूर्व सम्मिलित होने की अपील की थी। अपील सुनकर बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने इस अपील का तुरंत स्वागत किया और साथ ही अपने जितने भी बंधु राजा थे उन सभी बंधु राजाओं से अनुरोध किया कि इस प्रकार आगे बढ़ाए गए मित्रता के हाथ को थाम लें, यानी भारत संघ में मिल जाएं। सबसे पहले ये किसने कहा था? बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने। रियासती विभाग का एक अधिवेशन बुलाया गया। कहां पर? श्रीनगर में। कब बुलाया गया? 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच 1947 ईस्वी को। और इस रियासत में घोषणा की गई कि कौन सी रियासत स्वतंत्र रह सकती है और कौन सी रियासत स्वतंत्र नहीं रह सकती है। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई। क्या शर्तें रखी गई? देखिए और याद रखिए कि वे ही रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। पहला पॉइंट है, पहली शर्त है, जिनकी आबादी 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो। और दूसरी शर्त थी कि जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो। रियासती विभाग के अधिवेशन में रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए 2 शर्तें रखी गई। पहली शर्त थी कि उनकी आबादी 10 लाख या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए तथा वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए।
इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान की कितनी रियासतें थी? केवल और केवल 4 रियासतें। आपको चारों के नाम याद रखने हैं कि रियासती विभाग द्वारा रखी गई शर्तों के तहत कितनी रियासतें और कौन कौन सी रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। आगे, तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने भारत के देशी राजाओं को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सम्मेलन बुलाया था और उस सम्मेलन का नाम था नरेंद्र मंडल सम्मेलन। नरेंद्र मंडल का नाम पहले ही आया था, आपको शुरू में बताया कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उस समय, उससे पहले तक जितने भी देशी राजा थे वो एक संगठन के रूप में संगठित थे और उसका नाम था नरेंद्र मंडल। उस नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां। उसी नरेंद्र मंडल का सम्मेलन बुलाया गया दिल्ली में। कब बुलाया गया? 25 जुलाई सन 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने यह सम्मेलन बुलाया। और सम्मेलन को बुलाने का क्या उद्देश्य था? देशी राज्यों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत करना। और इस हेतु लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 प्रपत्र तैयार करवाए। इंपॉर्टेंट है दोनों, आपको दोनों याद करने हैं कि कौन कौन से प्रपत्र तैयार करवाए थे। पहला प्रपत्र था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक प्रकार का मिलाप पत्र था, ज्वाइनिंग लेटर था। इस ज्वाइनिंग लेटर पर हस्ताक्षर कर कोई भी राजा भारतीय संघ में शामिल हो सकता था, अर्थात भारत के संविधान को, भारत के शासन को सर्वोच्च माने और भारत के शासन के अधीन रहे। दूसरा प्रपत्र था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब था कि इस पर साइन करने वाला, हस्ताक्षर करने वाला राज्य यथा स्थिति के लिए सहमति दे सकता था। यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन करके यथा स्थिति रहने का एक प्रमाण पत्र था या सहमति पत्र था। एक बार फिर सुन लिए कि देशी राज्यों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने एक नरेंद्र मंडल सम्मेलन बुलाया था 25 जुलाई सन 1947 को दिल्ली में। उसके तहत माउंटबेटन ने 2 प्रपत्र तैयार करवाए थे। पहला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये कि ज्वाइनिंग लेटर था, एक विलय पत्र था या मिलाप पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करके कोई भी राज्य भारतीय संघ में शामिल हो सकता था। दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जो कि यथा स्थिति के लिए एक सहमति पत्र था। माउंटबेटन ने इस सम्मेलन में ऐसा उद्बोधन दिया था कि राजा हतोत्साहित हो जाएं। राजा क्या हो जाएं? हतोत्साहित हो जाएं तथा स्वाधीन इकाई के रूप में ना रहें। साथ ही साथ सभी हिंदू बहुल क्षेत्रों के राजाओं को भी उन्होंने सलाह दी कि वो अपने राज्यों का विलय भारत में ही करें। 15 अगस्त 1947 तक भारत के सभी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सिर्फ और सिर्फ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर राज्य, पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी उपनिवेशों को छोड़कर। यानी
15 अगस्त 1947 तक केवल और केवल जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर के राज्य, पुर्तगाल और फ्रांसीसी उपनिवेश ही भारत में सम्मिलित होने से शेष रह गए थे। बाकी सभी रियासतों ने विलय पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। आगे है राजस्थान की रियासतों का भारतीय संघ में विलय। कि राजस्थान की जितनी रियासतें थी उनका भारतीय संघ में विलय किस प्रकार किया गया, तो देखिए, रियासती विभाग के प्रभारी सरदार पटेल की अपील, माउंटबेटन द्वारा नरेंद्र मंडल के दिए गए ऐतिहासिक उद्बोधन, कोरफील्ड की वापसी, रियासतों में चल रहे जन आंदोलन तथा बीकानेर नरेश को रियासती मंत्रालय द्वारा लिखे गए पत्र आदि परिस्थितियों से वशीभूत होकर राजपूताना के अधिकांश राजाओं ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजा थे। याद रखना आपको कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने भारतीय संघ में विलय होने के लिए विलय पत्र पर सर्वप्रथम साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो कौन सी रियासत होगी? बीकानेर रियासत। कौन से राजा होंगे? शार्दुल सिंह। पूछा हुआ प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। तो बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने सर्वप्रथम 7 अगस्त 1947 को सम्मेलन पत्र विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। वो भारतीय संघ में मिलने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी बीकानेर रियासत। उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को जोधपुर नरेश, धौलपुर ना होके यह है जोधपुर नरेश, हनुवंत सिंह ने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए एक पत्र लिखा था। ये पहले आपको बताया था कि जब पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना तथा भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां आपस में मिलकर एक योजना बना रहे थे कि पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों को पाकिस्तान में मिला लिया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले धौलपुर नरेश उदयभान सिंह को इसमें शामिल किया। उदयभान सिंह ने जोधपुर नरेश जयपुर नरेश तथा उदयपुर नरेश से संपर्क किया था कि उनको पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए। तब ही जोधपुर नरेश हनुवंत सिंह ने उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को एक पत्र लिखा था और उस पत्र के प्रत्युत्तर में उदयपुर महाराणा में लिखा था, वो भी आपको पीछे बता दिया है। अंततः उससे यही बात सिद्ध हो रही है कि उदयपुर महाराणा ने भारतीय संघ में विलय होना स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की आजादी की घोषणा की तो जयपुर उन रियासतों में से सबसे पहले थी जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा की थी। यानी जब स्वतंत्रता की घोषणा हुई तो जयपुर रियासत भी भारतीय संघ में शामिल हो गई। इसके बाद सभी रियासतों में भारतीय संघ में शामिल होने की होड़ मच गई। केवल और केवल जोधपुर व धौलपुर रियासतों ने ही हस्ताक्षर नहीं किए, बाकी सभी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अगला टॉपिक है कि जोधपुर रियासत का विलय किस प्रकार किया गया। देखिए,
जोधपुर रियासत 1946 ईस्वी से संविधान निर्मात्री सभा में भाग ले रही थी। जोधपुर रियासत 1946 से ही संविधान निर्मात्री सभा में भाग ले रही थी। जोधपुर का युवा महाराजा हनुवंत सिंह 2 बार भारत में मिलने की घोषणा भी कर चुका था, लेकिन खास बात है यहाँ पे, स्वतंत्रता मिलने से 10 दिन पहले वह जिन्ना तथा उसका साथ देने वाले भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां तथा धौलपुर महाराणा उदयभान सिंह के चक्कर में आ गया। और चक्कर में आया हुआ तो क्या हुआ, उनका मन बदल गया और उन्होंने भारतीय संघ में शामिल न होकर पाकिस्तान संघ में शामिल होने की घोषणा कर दी। जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाया जाएगा, तो वहां के जागीरदार, सरदार तथा जोधपुर की जनता ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। अंततः वाइसराय माउंटबेटन तथा वीपी मेनन के समझाने पर जोधपुर महाराजा ने जोधपुर रियासत का विलय भारत में करने की बात मान ली और भारतीय संघ में विलय होने के लिए सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब बचे केवल और केवल धौलपुर रियासत। जब धौलपुर के महाराज राणा उदयभान सिंह को पता चला कि जोधपुर व भोपाल के शासकों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो उन्होंने भी 14 अगस्त 1947 को भारत में विलय स्वीकार कर लिया। एक बार फिर से सुन लिए। अंत में एकमात्र धौलपुर रियासत बची थी भारतीय संघ में विलय होने से। जब धौलपुर के महाराज राणा उदयभान सिंह को पता चला कि जोधपुर तथा भोपाल के नरेशों ने तो भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो उन्होंने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के एक दिन पहले अर्थात 14 अगस्त 1947 को ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार धौलपुर रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत थी। वो धौलपुर की महाराजा थे उस समय उदयभान सिंह। तो आपको याद रखना है, भारतीय संघ में शामिल होने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत के कौन से शासक ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो उनका नाम क्या था? शार्दुल सिंह। राजस्थान की ऐसी रियासत जिसने विलय पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किए, या जो भारतीय संघ में सबसे अंत में शामिल हुई, धौलपुर रियासत। ऐसे कौन से राजा थे, कौन सी रियासत के राजा थे जिन्होंने भारतीय संघ में सबसे अंत में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए थे? तो वो थे धौलपुर रियासत, और धौलपुर रियासत के नरेश थे महाराज राणा उदयभान सिंह। आगे देखिए, यहां तक तो बात थी कि जितनी रियासतें थीं उन रियासतों को भारत और पाकिस्तान, जो 2 राष्ट्र बने थे, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार उन राष्ट्रों में शामिल होने की बात थी कि कौन सी रियासत पाकिस्तान में शामिल होगी, कौन सी रियासत भारत में शामिल होगी। अब जब भारतीय संघ बन गया, तो भारतीय संघ बनने के बाद उनकी अलग अलग इकाइयां या संगठन बनाए गए, जो आगे पता लगेगा। अपन पढ़ते हैं आज राज्य बनाए गए,
केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, कैसे कैसे बनाए गए, किन किन ने उससे पहले राजाओं ने ही स्थानीय तौर पर संघ बनाने का प्रयास किया था। तो कौन सा संघ बनाया, किस किस राजा ने सहयोग किया या किस किस राजा ने प्रयत्न किया, ये पढ़ेंगे अपन अभी। तो टॉपिक है अपना राजाओं का संघ बनाने का प्रयास। सन 1939 में पहली बार गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो ने राजस्थान की सभी रियासतों को एक समूह बनाने की बात कही थी। सन 1939 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो ने कहा था कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलकर एक इकाई, एक समूह बना लेना चाहिए, लेकिन तत्कालीन शासक इनकी बात से सहमत नहीं हुए। उसी समय अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने भी सितंबर 1946 में एक निर्णय लिया था। और निर्णय क्या लिया था कि राजस्थान की कोई भी रियासत इकाई के रूप में भारतीय संघ में शामिल होने के योग्य नहीं है। अतः समस्त राजस्थान को एक इकाई के रूप में भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए, ऐसा कहा था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने। लेकिन तब भी राजाओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर आगे राजस्थान के ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने राजस्थान को या राजस्थान में संघ बनाने की कोशिश की थी, राजस्थान को संगठित करने की कोशिश की थी। और वो राजा थे कोटा महारावल भीम सिंह। कौन से थे? कोटा महारावल भीम सिंह। और उन्होंने सबसे पहले हाड़ौती संघ, संयुक्त राजस्थान बनाने का असफल प्रयत्न किया था। उन्होंने कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यह असफल रही। हाड़ौती संघ असफल रहा, क्यों रहा, इसका क्या कारण था? पारस्परिक अविश्वास, ईर्ष्या एवं अपना पृथक अस्तित्व रखने की महत्वाकांक्षा। उस समय राजाओं में पारस्परिक अविश्वास था, आपसी ईर्ष्या थी तथा अपना अपना पृथक अस्तित्व रखने की महत्वाकांक्षा थी। इसलिए वो आपस में संघ के रूप में एकजुट नहीं हो पाए और हाड़ौती संघ असफल हो गया। दूसरा संघ बनाने की कोशिश की राजस्थान यूनियन। और राजस्थान यूनियन के संस्थापक थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। यानी मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की। और इस कोशिश में उन्होंने राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात तथा मालवा क्षेत्र को शामिल करने के लिए 25-26 जून 1946 को एक अधिवेशन बुलाया। उस अधिवेशन में 22 राजा शामिल हुए। 22 राजा कौन कौन थे? समस्त राजस्थान के राजा, यानी राजस्थान के समस्त राजा, सौराष्ट्र गुजरात के राजा और मालवा क्षेत्र के राजा उसमें शामिल हुए थे। शामिल होने के बाद जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय को सभी राजाओं ने स्वीकार कर लिया, 3 राजाओं को छोड़कर। और वो 3 राजा कौन से थे? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर रियासत। इन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उसी समय संविधान निर्माण के लिए समिति भी गठित कर दी थी। यानी राजस्थान यूनियन बनाने के लिए जो अधिवेशन रखा था, उसमें 22 राजा शामिल हुए थे। सभी ने इसे स्वीकार किया था, 3 रियासतों को छोड़कर। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर ने इसे स्वीकार नहीं किया था। राजस्थान यूनियन की संविधान निर्माण के लिए समिति भी गठित कर दी थी, लेकिन यह संघ, यह यूनियन, राजस्थान यूनियन असफल रहा।
जब राजस्थान यूनियन असफल रहा तो जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने राजपूताना संघ बनाने की कोशिश की और ये कोशिश उनकी भी ये कोशिश असफल रही थी। देखिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री बीटी कृष्णाचार्य, यानी जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के बीटी कृष्णाचार्य, उनके सुझावानुसार एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। किसने भाग लिया? राजस्थान के सभी राजाओं ने। एक बार फिर से सुन लीजिए। जयपुर के प्रधानमंत्री बीटी कृष्णाचार्य के सुझावानुसार जयपुर महाराजा मानसिंह द्वितीय ने जयपुर में राजस्थान के सभी राजाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया और उस सम्मेलन में प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? कि उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विभाग संघ के नियंत्रण में रहे तथा शेष मामले राज्यों के पास रहेंगे। ये भी कहा गया कि यदि इस शर्त से कोई सहमत न हो तो छोटे राज्य अपने पड़ोस के बड़े राज्यों के साथ मिल जाने चाहिए। अंततः यह सम्मेलन भी असफल रहा। राजपूताना संघ बनाने की कोशिश या राजपूताना संघ के संस्थापक कौन थे? जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। राजपूताना संघ बनाने का सुझाव किसने दिया था? जयपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीटी कृष्णाचार्य ने। ठीक है, आगे देखिए। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भी लुहारू राज्य को बीकानेर में मिलाने के अनेक प्रयास किए थे। इसके तहत उन्होंने जून 1947 में लुहारू नवाब ने बीकानेर रियासत के साथ एक प्रशासनिक समझौता किया था और इस समझौते के तहत भारत विभाजन के समय बीकानेर नरेश ने लुहारू राज्य के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की थी तथा दिसंबर 1947 में जब छोटी रियासतों के बड़ी रियासतों में विलय करने के जवाब में बीकानेर नरेश ने लुहारू राज्य को मिलाने के भरसक प्रयास किए, तब भारत सरकार ने लुहारू राज्य का शासन सीधे ही अपने हाथ में ले लिया, बीकानेर में उसे नहीं मिलने दिया। एक बार फिर से सुनिए कि बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, उसका पड़ोस का राज्य लुहारू राज्य, उस राज्य को शार्दुल सिंह ने बीकानेर में मिलाने के लिए कई प्रयास किए थे। उन प्रयासों के तहत उन्होंने जून 1947 में लुहारू नवाब के साथ एक प्रशासनिक समझौता किया। भारत विभाजन के समय उन्होंने वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की। इसके बावजूद भी भारत सरकार ने लुहारू राज्य को बीकानेर में ना मिलाकर सीधे अपने अधीन कर लिया। अगला संघ बना बागड़ संघ और बागड़ संघ के संस्थापक थे डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह और उन्होंने इस बागड़ संघ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, लावा, प्रतापगढ़ राज्यों को शामिल करने की कोशिश की, तो यह बागड़ संघ भी असफल रहा। इस प्रकार राजपूताना के राजाओं के अहम महत्वाकांक्षा, पारस्परिक अविश्वास, ईर्ष्या और आपसी वैमनस्य के कारण किसी एक इकाई निर्माण पर सहमत न हो सके तथा छोटी रियासतें अपनी वंश परंपरा और प्राचीन प्रतिष्ठा के कारण बड़ी रियासतों में विलय से हिचकिचा रही थी। ये कारण पहले भी बताएं आपको कि सभी राजाओं में अपने अहम था, उनकी महत्वाकांक्षा थी, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास था, ईर्ष्या थी
आपसी वैमनस्य की भावना थी तथा छोटी रियासतों का वंश परंपरा और झूठी प्राचीन प्रतिष्ठा के कारण वो बड़ी रियासतों में नहीं मिल सकी। जब ऐसा लगा कि राजा स्वयं संघ नहीं बना सकते हैं या एक इकाई के रूप में संगठित नहीं हो सकते हैं, तो सन 1947 को 16 दिसंबर 1947 को सरदार पटेल ने घोषणा की कि छोटी छोटी रियासतों को आपस में मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। जब राजाओं के प्रयास असफल हो गए तो रियासती विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सरदार पटेल ने घोषणा की थी, और घोषणा कब की थी? 16 दिसंबर सन 1947 को। और क्या घोषणा की थी? कि जितनी भी छोटी छोटी रियासतें हैं उन सब को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। आगे है राजस्थान की रियासतों का एकीकरण। उस संघ बनाने के तहत राजस्थान की रियासतों का एकीकरण किया गया। उसमें छोटा सा टॉपिक यहां पढ़ेंगे अपन कि के.एम. मुंशी तथा गुजरात के अन्य बड़े नेता महा गुजरात संघ बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी तथा गुजरात के अन्य नेता महा गुजरात संघ बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे थे, और उस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप फरवरी 1948 को राजपूताना एजेंसी के अधीन पालनपुर, ईडर, दाता और विजयनगर को हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया तथा कुछ समय बाद सिरोही को भी गुजरात एजेंसी के सुपुर्द कर दिया। क्या किया उन लोगों ने? महा गुजरात संघ बनाने के लिए फरवरी 1948 में राजपूताना से हटाकर पालनपुर को, ईडर को, दांता को, विजयनगर को और थोड़े समय बाद सिरोही को गुजरात में मिला दिया। भारत विभाजन के समय राजस्थान की दो रियासतें थी, अलवर और भरतपुर। उन अलवर और भरतपुर रियासतों में मेवों का आतंक था। वहां एक मेव जाति रहती है। वो मेव जाति भारत विभाजन के समय वहां विद्रोह कर रही थी। क्यों कर रही थी विद्रोह? मेव भरतपुर रियासत का उत्तरी भाग, गुड़ गांव और अलवर रियासत के दक्षिणी क्षेत्रों को मिलाकर मेव स्थान बनाने का स्वप्न देख रहे थे। वो अपना एक अलग राज्य जिसका नाम रख रखा था, उन्होंने सोच रखा था, या जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे, मेव स्थान। उसके लिए वो विद्रोह कर रहे थे, दंगा कर रहे थे। उस दंगा में उनकी सहायता कर रहा था या कर रहे थे पाकिस्तान के संस्थापक मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना तथा तत्कालीन भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खां। उनके दंगाओं को तत्कालीन अलवर दीवान नारायण भास्कर खरे, एन.बी. खरे ने सख्ती से कुचला। अलवर महाराजा तेज सिंह तथा भरतपुर महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने भी मेवों के आंदोलन तथा उनके सांप्रदायिक दंगों को पुलिस बल के सहारे कुचल दिया। सांप्रदायिक दंगे कौन से थे? कि जब मेव विद्रोह कर रहे थे, आतंक फैला रहे थे, उस आतंक के कारण हिंदुओं ने मेवों पर आक्रमण कर दिए थे। तो हिंदू और मेव आपस में लड़ रहे थे, जिसके कारण भरतपुर के 209 गांव पूर्णतया नष्ट हो गए। उन सांप्रदायिक दंगों को
तथा मेऊ के आंदोलन को अलवर महाराजा तेज सिंह ने तथा भरतपुर महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने पुलिस बल के सहारे कुचल दिया था। मेव आक्रमण या मेव आंदोलन क्यों कर रहे थे? अपना एक अलग राज्य मेवस्थान बनाने के लिए। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके, उनका भला हो सके। मेरे चैनल को भी आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।